हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, जो कि एक था मोशन के ऊपर था, दूसरा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन था, और तीसरा ये ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने मोशन और फोर्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उससे ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो वो दोनों जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में 7-8 लेक्चर होने वाले हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि भाई जो ग्रेविटेशन ये फिजिक्स में आया क्या है, दुनिया में आया कैसे, सबसे पहले किसने ग्रेविटेशन टर्म को यूज़ किया, इसका ओरिजिन क्या है, ये हम पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम समझेंगे ग्रेविटेशन, उसके डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं भाई ये दुनिया में आया कैसे, कौन लाया इसको, क्यों बना ये ग्रेविटेशन वर्ड, ये इसका जो फिजिक्स में कैसा इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो हम पहले समझ लेते हैं। तो ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो इसके लिए एक स्टोरी बताया जाता है, ऐसा एक स्टोरी माना जाता है, ऐसा बुक्स में भी दिया है कि जो ग्रेविटेशन है उन्होंने न्यूटन जी ने खोज की थी। तो इसके पीछे क्या है, एक स्टोरी है। वो क्या स्टोरी है कि एक बार ऐसा था कि न्यूटन जी थे, वो एक एप्पल का पेड़ था, सेब का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि एप्पल जो ऊपर से टूटा वो नीचे न्यूटन के सर पे गिर गया। लोग अलग अलग बताते हैं, कोई बोलता है ज़मीन पे गिरा, न्यूटन ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई बोलता है उनको सर पे गिरा था तो न्यूटन जी ऑब्जर्व किए। बट जो भी हो, एप्पल क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरा। तो न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो एप्पल है ऊपर से नीचे कैसे गिर रहा है ना, ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे कैसे गिर रहा है, ये न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, जैसा कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, मोशन हो रहा है। कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह मूव होकर चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जब एप्पल ऊपर था, रेस्ट में था, पेड़ में था, जब नीचे जाकर ज़मीन पे गिरा तो मोशन में आया। अब न्यूटन जी यहीं से सोचना शुरू कर दिए कि भाई ये कैसे हो सकता है। अगर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें जिसमें हमने 3 लॉ पढ़े थे। अब इसमें वो तीनों में से कौन अप्लाई हो रहा है। अगर पहले लॉ की ही बात कर ले, न्यूटन पहले लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन पहला लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। मतलब ये अगर बॉडी रेस्ट में, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी आगे मूव नहीं होगा, उसमें मोशन आएगा ही नहीं। ये बॉडी कोई मोशन में है वो तब तक नहीं रुकी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन था। अब भाई ये लॉ तो भाई इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। अभी जो पेड़ ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये इस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है, इस पर न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ थ्रू क्या है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है। तो न्यूटन जी ने सोचा भाई इस पर तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई इस पर एक्सटर्नल, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई फोर्स अप्लाई ही होना चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव हो रहा है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही होना चाहिए, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही पता चलता है। न्यूटन जी ने इस कंडीशन क्या किया, जनरलाइज किया, और उन्होंने बताया कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी बॉडी है, कोई दो बॉडी क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विथ सर्टेन फोर्स। वो क्या करती हैं, दो बॉडी है अगर, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं विथ सर्टेन फोर्स, ऐसा न्यूटन जी ने कहा। अब इसमें क्या है कि जो दोनों बॉडी अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का मास होगा। ये जो बॉडी का जो ये सर्टेन फोर्स है जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनका है दोनों बॉडी का एक मास होगा। ठीक है, ये मास की वजह से
तो दोनों बॉडी क्या रहे हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और फिर उसमें क्या हो रहा है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट होने में, ये न्यूटन जी ने कहा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो जो अभी जो एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, अभी जो एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है ज़मीन की तरफ से, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो अभी इस वजह से क्या हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई होता है। ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन आया कैसे, न्यूटन ने इसको जनरलाइज कैसे किया, उन्होंने बताया कैसे, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन। तो अभी हम शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन का टर्म वो न्यूटन जी ने ही दिया था, ठीक है। तो उनके नाम पे भी लोग बोलते हैं, और या हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको ये बातें याद रखनी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, तभी अचानक से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ अलग आ गया क्या, नहीं, ये दोनों टर्म अलग अलग नहीं है, दोनों टर्म एक ही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं बस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसी का यूज़ करके हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेफिनेशन क्या बोलता है, every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोले, तो इसको क्या डेफिनेशन होता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इक्वेशन है वो हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, ये भी इसका काम नहीं है, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। बस आपको याद रखना है कि हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन बताया कि दो बॉडी है, ये बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी ए है और यहाँ ये बी है, ठीक है, ये बॉडी बी है। अब देखो, जैसा कि देख के ही पता चल रहा है, ए का जो मास कम है, बी का मास ज़्यादा है, जैसा देख के ही पता चल रहा है ना, ठीक है। तो बॉडी ए है, तो मान लीजिए इसका मास 1m है, या ये मास क्या है, m2 है। ये हो गया हमारा बॉडी, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ऐसा, तो ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों का r स्क्वायर है, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। तो मैंने जैसे डेफिनेशन बताया है कि उसका जो डिस्टेंस होगा r स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं r स्क्वायर कर दिया, ये मास हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मास m1 है, यहाँ पे क्या है, फोर्स हो रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अभी जो इस पर हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बी की वजह से। और यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हमारा कंडीशन। अब इससे क्या करते हैं, हम अपना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है।
तो इस ग्रेविटेशन में हमने जो डेफिनेशन देखा था उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये सबसे पहले हमने ये देखा था, क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरा क्या देखा था, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनवर्स ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमने दो कंडीशन पढ़ा था। ये दोनों कंडीशन कहाँ से आया, डेफिनेशन से आया है, ठीक है। डेफिनेशन ये हमारा जैसे इस तरह से बताता है, ए बी दो बॉडी है, मास वन मास जो भी है यहाँ पे करके, तो ये दो चीज़ें पता चलती है कहाँ से, हमें डेफिनेशंस पता चलती है। तो अभी क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m1 है यहाँ पर m1 इंटू m2 ये हो गया, और ये क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ये r हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। तो ये बन गया। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, f लिखते हैं और ये हो जाता है g, मतलब ये होता है m1 और ये m2 इंटू और ये हो गया r स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें जो हमारा है, तो अभी इसमें जो हमारा है g क्या है, ये जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमारा यहाँ जी का, जी की जो वैल्यू वो फिक्स रहेगी। आगे हम चल के देखें किस तरह से जी की वैल्यू फिक्स होती है, वो आगे हम स्टडी करेंगे, आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे जी के बारे में। तो फिलहाल अभी यहाँ क्या हम मान लेते हैं, जी क्या हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जो हमारा ग्रेविटेशन, तो हमारा जो ग्रेविटेशन बनेगा, जो उसका इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो एफ इजिकल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कहाँ से बना, हमारा जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन से ही बना हमारा फोर्स का इक्वेशन, ये बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसमें, इसको क्या करते हैं हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी ये हमारा प्रूफ करके हो गया, ठीक है। तो अभी इसी फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। अगर पहला कंडीशन हमारा क्या है, अगर हम ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा आर है, हमारी दो बॉडी है था ये, और ये और बी था ये, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि अगर हम ये डिस्टेंस क्या करते हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है अगर वो डबल कर देते हैं, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो भी रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। कब होगा, या जो उसका हम जो डिस्टेंस क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। अब क्या है हमारा जो दूसरा कंडीशन था, तो पहले कंडीशन क्या था, हमने डबल किया। दूसरे कंडीशन क्या करते हैं, इसको अगर जो दोनों का डिस्टेंस ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इसके डिस्टेंस को अगर हाफ कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कर देंगे हाफ कर देंगे ये, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, यदि हम दोनों का डिस्टेंस क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो अभी तीसरा कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए मास 2 है, ए और बी है, ठीक है। यहाँ पे ए m1 है और m2 है, ये हमारा है। तो अभी अगर क्या करते हैं, हम किसी एक का मास हम डबल कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं m1 का मास डबल कर दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डबल हो गया अगर किसी एक का मास हम डबल करते हैं, ठीक है। अब चौथे कंडीशन में क्या है, अगर यही दो मास है, m1 m2 मास है, ठीक है। अगर दोनों का मास डबल करते हैं, अगर दोनों का मास हम डबल करते हैं, तो उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा 4 टाइम बिगर हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों का मास हम डबल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 कंडीशन हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर हम डिस्टेंस डबल करते हैं तो क्या होता है हमारा, अगर डिस्टेंस हाफ करते तो क्या होता है, एक का मास बढ़ाते तो क्या होता है, दोनों का मास बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इफेक्ट होने वाला है, ये हमने यहाँ पे सीख। इसको अभी हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं यहाँ से। तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो अगर हमारा टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। ये है कांस्टेंट जी। तो जैसा कि हम पहले डेफिनेशन जो हमने देखा था ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वहाँ पे, तो हमने देखा था जी टर्म कांस्टेंट है ना, देखा था ना, एफ इजिकल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी वो हम जी के बारे में समझेंगे, भाई जी क्या है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो अगर
इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात करेंगे, जैसा कि हमें डेफिनेशन से ही पता चला था। किससे? ग्रेविटेशन के डेफिनेशन से ही पता चला था। F = G = m1 × m2/r²। अब हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं क्या है, हमारे पास कोई दो बॉडी है, जिसका कोई बॉडी है, दो बॉडी है ना, जिसका ए बी बॉडी जो भी है, ठीक है, उसका बॉडी का ए का मास जो होगा m1 हमारा मान लीजिए 1 kg है, ठीक है, और जो हमारा m2 है वो भी क्या है 1 kg है, दोनों का मास क्या है 1 kg है, और जो दोनों का डिस्टेंस है वो 1 मीटर, दोनों का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर हम मान लेते हैं दोनों का डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी को क्या करते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F = G, m1 हमारा कितना है, m1 कितना हमारा, m1 कितना है 1 kg × 1 kg, ठीक है, ये हो गया, बाय r कितना है 1 मीटर², ये 1 मीटर। अभी इसमें क्या हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जी ये क्या, अगर इसको कर लेते हैं इसे, जी ये हो जाता है 1 हो जाएगा 1 kg / 1 मीटर², ये हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये g आता है, फोर्स = g ही आता है। इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल कितना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से इक्वल है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल टू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो ये पता चला यहाँ पे। अब आगे देखने वाले हम क्या, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी। ये यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी क्या होता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे क्या है, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन नहीं लिख लेते हैं। तो क्या था हमारा, F = G m1 × m2/r², ठीक है। ये था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का इक्वेशन जो हमने पहले निकाला था, बनाया था। तो अभी इसमें क्या हमें बात करना है जी की, हमें जी चाहिए, हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, तो हमें इसका कोई लेन देन नहीं, तो हमें ये जी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम 1 कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा। अभी इन दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा r², और ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा m1 × m2। ये इक्वेशन ऐसे बन गया। अभी इसमें हमें क्या निकालना है, जी निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इधर लेके आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा G = F, यहाँ पे होगा F × r² / m1 × m2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो ये हमारा पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हमने जी निकाल लिया। अभी क्या निकालना है, इसका हमें यूनिट निकालना है। अभी क्या निकालना है, हमें यूनिट निकालना है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, अब तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे जी का यूनिट निकालना है। फोर्स का क्या होता है, जैसे हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, न्यूटन था, और ठीक है, न्यूटन इनटू आर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, आर क्या है हमारा, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर होता है। तो ये क्या होता है, मीटर। और ये स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, डिवाइड हो गया। m1 मास हमारा क्या था, मास किस में होता है हमारा, मास का ऐसा यूनिट क्या है, kg है, kg इनटू क्या था, दो मास था हमारा, तो kg हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ 2 मास हो गया यहाँ पे, ठीक है, m1 m2 हो जाएगा। तो अभी इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूटन को हम कैसे सिंबल लिखते हैं, n लिखते हैं। अब मीटर क्या सिंबल लिखते हैं, मीटर² लिखते हैं हमारा, इस तरह से। और ये जो हमारा था kg था, 2 kg हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, kg² हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब अगर इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, ये हो जाता है मीटर², और ये हो जाएगा kg मीटर² इनवर्स, ये हो जाता है हमारा, ठीक है।
तो जो हमारा बनता है जी इक्वल टू, ऐसा हम और लिख लेते हैं यहाँ, इसको निकाल देते हैं, ये तो निकल गया, मिल गया हमें यहाँ पे। तो ऐसा लिखते हैं जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये तो ये हमारा मिलता है जी का यूनिट। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल था, कांस्टेंट था, उसका यूनिट मिला हमारा जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। अगर अभी बात करते हैं हम वैल्यू की, जी की वैल्यू क्या होता है 9.673 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या है इसका जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारा जी की वैल्यू है, ठीक है। अभी ये जी की वैल्यू है। तो जो ग्रेविटेशन था इसके बारे में न्यूटन जी ने पहले दिया था, जो थ्योरेटिकली प्रूफ था। बाद में उनके मरने कई साल बाद एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश करके थे, उन्होंने ये जी की वैल्यू जो निकाला था 9.673 10⁻11 न्यूटन मीटर के जी स्क्वायर, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ये वैल्यू दी है जी की। ये हमारा कांस्टेंट होने वाला है। कहीं भी हम कोई भी कैलकुलेशन करें, कोई भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें अगर हमारा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कैपिटल जी की बात करते हैं, तो हमारा ये होता है 9.673, ये वैल्यू होता है। तो उसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब इसका तो इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जैसे आप बोल रहे थे कि दो बॉडी है जिसका मास m2 है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक सर्टेन फोर्स की वजह से, ठीक है, एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, ये आपने पहले कहा। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं भी तो एक बॉडी हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट, मैं भी एक बॉडी हूँ, और ये हमारा बोर्ड क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ मास है, कुछ मास ये है। अब ये सोचना चाहिए ना भाई, दोनों से जाकर चिपक क्यों नहीं जाते हैं, दोनों अगर ऐसा है तो अट्रैक्ट होना चाहिए। अभी जैसे हमने एग्जांपल दिया एप्पल का, अगर एप्पल है, एप्पल का एप्पल एक बॉडी है, या अर्थ भी हमारा एक बॉडी है, ठीक है। तो एप्पल क्या हो रहा है, एप्पल क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आके नीचे गिर रहा है, चिपक रहा है। जैसे हम है, हमारा एक मास है, हमारा कुछ मास है, ठीक है। मास की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जैसे मास कुछ भी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या है, अर्थ पे क्या है, ऐसे चिपके हुए हैं। अर्थ क्या हमको चिपका के रखा है एक फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, हमें ऐसा पकड़ के रखा है। तो आप ये कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं ये मार्कर लेके मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा, ठीक है, तो मार्कर आके मुझे से क्यों नहीं चिपक जाता है, जैसा अर्थ, जैसे एप्पल आके नीचे चिपक गया, हम चिपके, कोई भी जो बॉडी है अर्थ पे क्यों चिपकी हुई है, तो ये मार्कर क्यों नहीं आके चिपक जाता है, ये बोर्ड पे मेरे पास क्यों नहीं चिपक जाता है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये मार्कर में नहीं चिपक रहा है, या मेरे हाथ में ये मिटाने वाला ये नहीं चिपक रहा है, या ये नहीं चिपक रहा है, या जिस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग कर वो मेरे मुंह पर क्यों नहीं चिपक जा रहा है, क्योंकि वो भी तो एक मास है ना, उसको भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका भी कुछ मास होगा, मेरा भी कुछ मास होगा। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ कैमरा रख कर, ठीक है, तो हमारा उस कैमरे से मेरा कुछ डिस्टेंस है, r² जो भी डिस्टेंस है, मेरा भी मास है, उसका भी मास है, इस हिसाब से तो चिपक जाना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है ना, कि आप इमेजिन करो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को अब हम यहाँ समझने वाले हैं, भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हैं, क्यों नहीं सब आके मुझ पर चिपक रहा है, क्यों ना मैं रजनीकांत तरह रोबोट हो जाऊँ, सब सारी चीज़ें को चिपका लो मेरे फोर्स की वजह से। तो आइए समझते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, जो कोई चीज़ हमारी तरफ ऐसा फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, देखते हैं। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वही फार्मूला ही लिख लेते हैं जो हमारा निकाला था हमने पिछले टॉपिक में, G = m1 × m2/r², ठीक है। तो ये हमने फार्मूला निकाला था। अब अगर मान लेते हैं ये मेरा बोर्ड है और ये मैं हूँ, ये मेरा वाइट बोर्ड और ये मैं हूँ, ठीक है, ये हमारा मास m1 है, हमारा मास m2 है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो r² है, ठीक है, r² डिस्टेंस जो भी है वो हमारा डिस्टेंस है। g की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारा m1 है, m1 कितना हमारा मास है, मान लीजिए मेरे वाइट बोर्ड का क्या है 1 kg है, और m2 क्या है, मेरा भार मान लीजिए 100 kg है, ठीक है। तो मान लीजिए m2 है, m2 सॉरी यार,
ठीक है। तो ये m2 है, m2 मतलब मेरा मास है, मेरा मास जो है कितना है 100 kg है, ठीक है। एक्चुअली तो 100 kg है नहीं, 70 ही है, तो मैं 100 मान के चलता हूँ समझने के लिए, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा जो डिस्टेंस है वो r है, r कितना 1 मीटर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली तो 1 मीटर तो है नहीं, है उससे कम ही है, लेकिन हम समझने के लिए 1 मीटर ही मान के चलते हैं, ठीक है, ईजी होगा, ठीक है। हमारे पास जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू कितना है 9.673 इंटू 10⁻⁻11, बाकी उसका क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसके बाद क्या था kg इनवर्स स्क्वायर, ये हमारा था ये है, ठीक है। सब समझने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं m1 कितना हमारा था 1 kg था, m2 कितना था हमारा 100 kg था, 100 kg इसको बोल सकते हैं 100 kg, r कितना था 1 मीटर था, ठीक है। और हमारा जो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो 9.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे वैल्यू थे। अब इसको क्या करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो g कितना है हमारा 9.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये ठीक है। अब हमारा मास कितना है 1 kg है इंटू 100 kg, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय r कितना है हमारा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये इंटू ये कितना हो जाएगा 100 kg स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 9.673 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और अगर हम मल्टीप्लाई करते 0.1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9.673 न्यूटन, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो फोर्स आ रहा है 0.0000096763 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना स्मॉल फोर्स है हमारा, तो ये दोनों के बीच ना हमें पता ही नहीं चला, नेग्लिजिबल है, ये क्या हो रहा है नेग्लिजिबल है। तो हम ऐसा इसलिए क्या हो रहा है हमारा, ये हम पर आग चिपक नहीं रहा, मैं उस पर जाकर चिपक नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत ही छोटा रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये इसलिए हम क्या, कोई भी बॉडी हम पर क्या हो रही है, नहीं चिपक रही है। इससे तो हम समझ गए भाई हम क्यों नहीं इसके अट्रैक्ट हो रही है, हमें क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखते हैं अर्थ हमें क्यों अट्रैक्ट करके रखी है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो अब हम इस फॉर्मूले से देखने वाले हैं अर्थ हमें क्यों अपने सरफेस पे क्यों अट्रैक्ट करके रखती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा मास m1, तो मान लीजिए हमारा जो अर्थ का मास है, हम अर्थ पे चिपके हुए हैं, तो अर्थ का मास है 5.972 इंटू 10⁻24 kg, ये इतना मास है, ठीक है। पहले हमने कितना कंसिडर किया था, मास हमारा कितना था m1 का 1 kg था, और m2 हमारा क्या था 100 kg था, वो मेरा मास था। अभी यहाँ हमने क्या कंसिडर किया, मास ऑफ अर्थ ले लिया, ठीक है, अर्थ का और मेरा, मैं क्यों अर्थ पे चिपका हुआ हूँ, ठीक है, ये हो गया। और m2 कितना हो गया हमारा, m2 वो तो हमारा मास है, वो हमारा मास कितना है 100 kg, मतलब मैं 100 किलो का हूँ, ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा डिस्टेंस है, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, या फिजिकल टू जी की वैल्यू क्या 9.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये हो गया। और इसमें फिर क्या है हमारा m1 कितना है, हमारा मास ऑफ अर्थ है 5.972 इंटू 10⁻⁻24, ये kg में है, ठीक है, ये kg में है। तो इंटू क्या हो गया, मेरा मास कितना 100 kg है, तो जो हमारा डिस्टेंस है क्या, जो हमारा डिस्टेंस r स्क्वायर कितना 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो मेरे डिस्टेंस है मेरा अर्थ के बीच में। अभी जो हमारा ये दोनों आया है, ये सॉरी, तो अभी हमारा जो ये आया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है 3.98332400 इंटू 10⁻16 न्यूटन।
तो इतने ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, मतलब ये इतना बड़ा फोर्स 3 पॉइंट इतना 10⁻16 न्यूटन। तो ये क्या फोर्स है, इतना ज़्यादा फोर्स है मेरे और ये अर्थ के बीच में, क्योंकि अभी अर्थ का जो मास है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे हम डिफिनेशन में पढ़ रहे थे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, तो अभी यहाँ देख सकते हैं, अभी हमारा यहाँ जो न्यूटन है जो फोर्स है बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर मास को जो हमारा m2 था उसको सेम रखा, एक मास को खाली हमने बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। जैसे हम पढ़ रहे थे कंडीशन, वहाँ 3-4 कंडीशन हमने पढ़े थे उसमें। अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस अगर क्या करते हैं, हाफ करते हैं, डिस्टेंस डबल करते हैं, या मास डबल करते हैं, दोनों का मास डबल करते हैं, सिंगल का मास डबल करते हैं, तो क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो इस केस हमने क्या किया था, एक का मास सेम रखा और दूसरा का मास हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो पहले मैंने मास लिया था बोर्ड का, तब इतना कम फोर्स था तो ये मेरे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था लेकिन बहुत बहुत ही कम हो रहा था। हम उसको महसूस नहीं कर सकते थे भाई मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अभी इसमें क्या है, हमारा जो हमारा मास है वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो क्या कर रहा है, इसकी वजह से हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हम क्या है, अर्थ पे खड़े हैं। इसकी वजह से क्या, हमें अर्थ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करके चिपका के रखा है, ये m1 की वजह से। तो अभी हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, किस तरह से मोशन में इन न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है, किस तरह से हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस तरह से नेचर में हेल्प करता है, किस तरह नेचर में इसका नेचर में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो हमारा अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर और ऑर्बिट में वो क्या होता है, रिवॉल्व होता है, हमारे सूर्य की तरफ चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। किसकी वजह से पॉसिबल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। और अगर दूसरा इसका सिग्निफिकेंस देखना जाए तो जो हमारा मून है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। और अगर हम इस धरती पे, इस अर्थ पे अगर हम रुके हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ये नहीं होता तो हम हवा में हमेशा तैरते रहते, हम ज़मीन पे हमारे कदम कभी नहीं होते हैं। ये किससे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो और इसका अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर और देखना जाए नेचर में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर में बना हुआ है हमारा। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो बारिश होती है और जो नदियाँ झरने जो बहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आपको यहाँ बारिश भी नहीं होती, क्योंकि जब कोई फोर्स ही नहीं होगा तो कौन अट्रैक्ट करेगा ज़मीन की तरफ से, अर्थ की सरफेस तरफ से। जो बारिश है ऊपर की ऊपर ही पड़ी रहेगी, बारिश कभी होगी नहीं। ये बारिश पॉसिबल है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमारा पहला लेक्चर था। अब हम मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत